विश्व शासकों द्वारा विश्व पर अपना प्रभुत्व बनाने के लिए 80 के दशक के बाद एक नया औजार विकसित किया जिसे हम एनजीओ के रूप में जानते हैं, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, बात ये थी कि अगर हम अपने देश के बारे में सोचें तो आज़ादी के बाद जबकि इंग्लैंड कमज़ोर होता जा रहा था और अमेरिका सेंटर बनता जा रहा था, तो अमेरिका के द्वारा भारत पे अपना प्रभुत्व हासिल करने के लिए बहुत सी तरह की योजनाएं बनाई, विश्व बैंक, IMF, इस तरह की। लेकिन दूसरी ओर सोवियत संघ भी उतना ताकतवर बनने के कारण KGB के द्वारा भारत को अपने पक्ष में रखने के लिए भी बहुत से प्रयास किए। इन दोनों के अंतर्द्वंद के बीच भारत के बहुत से राजनेता अपने आप को इन दोनों से बचाते हुए कुछ भारत के लिए हासिल करते रहे और भारत अपनी समृद्धि की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ स्वावलंबन भी था, जैसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद भारत का विकास जो है वो राज्य के द्वारा गरीबों के हित की ओर बढ़ा। लेकिन 80 के दशक में जब शीत युद्ध में सोवियत संघ की पराजय हो गई तो उसके बाद अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय विश्व बनता चला गया। ऐसे समय में जो अमेरिका के शासक लोग थे, बड़े बड़े पूंजीपति, ज़्यादातर यहूदी, उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया दुनिया पे अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, और उन्होंने सीधे संगठन बनाने शुरू करे। WTO, विश्व व्यापार संगठन, टंकल प्रस्ताव आया, इसमें सारे दुनिया को शामिल होना है और सारा उन शर्तों पे चलना है जिन शर्तों पे वो व्यापार में WTO के तहत उन पर लाभ देंगे। इसी तरह से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सामने आया, जिसमें विश्व शासकों के प्रतिनिधि बैठकर क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है दुनिया का, इसके बारे में विचार करें। उससे पहले ही वो WHO जैसा संगठन बना ही चुके थे और UNO का भी प्रयोग उन्हीं के द्वारा होता था। तो जब 80 के दशक में शीत युद्ध में सोवियत संघ की हार हो गई तो भारत के अंदर हम देखते हैं कि बहुत तेजी से एक बाढ़ आ गई NGOs की। ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे अमेरिकी शासकों द्वारा भारत में सीधे अपने एजेंडे को क्रियान्वित करने के लिए, जन दबाव बनाने के लिए बनाए गए संगठन थे। अमेरिका में नीति बनती थी और उसके बाद वो पैसा वहाँ के कुछ बड़े बड़े NGOs को, जिन्हें फंडर कहा जाता है, उन्हें दिया जाता था और उसके तहत वो उस नीति के क्रियान्वयन के लिए अगर वो डायरेक्ट हिंदुस्तानी गवर्नमेंट पे दबाव डाल के या डायरेक्ट कोई NGO को पैसा दे के काम न चला सकते हों तो फिर विश्व व्यापार संगठन और UNO के माध्यम से, विशेष तौर पे UNO के माध्यम से और विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से वो अपनी नीतियों के क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार को बाध्य करते थे। और फिर उनके क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार विभिन्न NGOs को पैसा देती थी, खुद भी उन्हीं के माध्यम से आया हुआ, और उनके माध्यम से काम कराती थी। इसी आधार पे भारत में बहुत से अभियान चले और उन अभियानों में जो भारत सरकार के अभियान कराते थे उसमें पैसा वहाँ से आके खर्च हुआ और वो सारे अभियान की गाइडलाइंस जो है ऊपर से बन के आती थी। अब हम इस बात को इसलिए कर रहे हैं कि जो भी बातें हम कहने जा रहे हैं उस बात का प्रमाणीकरण वैश्विक स्तर पे आज हो गया है, क्योंकि ट्रंप के बनने के बाद उन्होंने USAID जैसे संगठन पे और अमेरिकी स्टेट गवर्नमेंट के संगठन पे जो योजनाएं बनती थी उनके क्रियान्वयन करने के लिए जिस तरह का काम हुआ और जितना पैसा इन्वेस्ट हुआ उसको एक्सपोज कर दिया। इसलिए इन सारी बातों का प्रमाणीकरण करने के लिए केवल उन दस्तावेजों को देखा जा सकता है जिसे ट्रंप एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रंप की लड़ाई भी उन विश्व शासकों से है। भारत के अंदर तमाम लोग जो क्रांति करना चाहते थे, समाज परिवर्तन करना चाहते थे, कुछ बुनियादी काम करना चाहते थे, गांव के लिए काम करना चाहते थे, वो सारे लोग धीरे धीरे NGOs के जाल में फंस गए। और NGOs पहले कहते थे कि आप अपने मन से काम करिए और फिर जो है उनको एक स्टेटस दे देते थे, पैसा देते थे और फिर वो उनसे बन जाते थे। तो इस तरह से वो जैसे कर्मचारी होते हैं उस तरह की नौकरी उनकी हो जाती थी कि उन्होंने पैसा जिसको देना है उसके लिए काम करना और जीवन देना। अब किसके लिए काम कराना है वो कराते रहेंगे अपनी नीतियों के तहत। तो भारत में इन NGOs का बहुत बड़ा प्रभाव देश के अंदर पैदा हो गया।
और इन एनजीओस के माध्यम से जो वास्तविक आंदोलन थे, जो आम जनता के वास्तविक आंदोलन थे, उनको तोड़ने की भी कोशिश की जाती थी। पहले उस आंदोलनों को लेके जो संगठन आगे बढ़ते थे, उनसे दोस्ती बना के उन्हें फैसिलिटेट किया जाता था, पैसे दिए जाते थे, उनके लिए व्यवस्थाएं की जाती थी। और जब आंदोलन थोड़ा आगे बढ़ते दिखते थे तो उन आंदोलनों को तोड़ देने के कार्य किए जाते थे। और जो नेता उनके चुंगल में आने को तैयार नहीं थे, उनके खिलाफ साजिशें रची जाती थी, जिससे उनका नेतृत्व स्थापित ना हो और अपने एनजीओ के किसी आदमी का नेतृत्व स्थापित हो पैसे के बल पे, जिससे वो उस विदेशी शक्तियों का जो खेल है हिंदुस्तान में वो खेल कर रहे हैं। तो ये सब चलता था। अब अगर मैं अपने प्रत्यक्ष अनुभव की बात करूं तो दिल्ली में हमारे ग्रुप के कुछ साथी थे बहुत अच्छे, और इसी दौर में वो एनजीओ के प्रति आकर्षित हुए कि भाई इतना खर्च होता है, इतना काम करना है, झुग्गी झोपड़ी में ये करना है, तो अगर कोई पैसा मिल रहा है जिससे हम जो है अपने काम करते रहेंगे और उस पैसे से उनका भी थोड़ा काम करते रहेंगे, अपना भी करते रहेंगे। मैंने देखा धीरे धीरे 1 साल के अंदर ही उन लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आ गया, स्टेटस बहुत ऊंचा हो गया, बड़ा सा मकान ले लिया गया। और एक साथी जो उनके बीच में पॉलिटिकल थे, तो शुरू में तय किया गया कि भाई पॉलिटिकल साथी को फ्री रखा जाएगा जिससे वो पॉलिटिक्स करें। लेकिन 1 साल में उनकी हालत ये हो गई कि वो घर संभालने के अलावा उनका कोई महत्व नहीं बचा, जबकि वो बड़े बुद्धिजीवी साथी थे। और रिएक्शन में आके फिर उन्होंने भी एक एनजीओ ज्वाइन कर लिया और अपना अच्छा जीवन स्तर हासिल किया। उनसे वो आगे निकल गए क्योंकि बौद्धिक क्षमता तो उनके पास थी। दुर्भाग्य से वो साथी हमारे जो पॉलिटिकल थे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो साथी हमने अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखे। इसी तरह से जयप्रकाश आंदोलन में जो तमाम क्रांतिकारी शक्तियाँ निकली थी, तो धीरे धीरे वो कहाँ पहुँचे देखना है। सबसे पहले मैं इसमें एक उदाहरण दूंगा कि हम लोग संघर्षवाणी के अंदर थे, तो रवि नाम के एक साथी थे जो पहले दक्षिण में काम करने के लिए गए। उसके बाद एक दिन मालूम पड़ा कि अमेरिका से उनका एक संदेश प्रसारित हुआ है और जेपी के विचारों को वे व्यक्त कर रहे हैं, संपूर्ण क्रांति के प्रतिनिधि बन गए अमेरिका में। इस बात को लेकर उस समय की राष्ट्रीय समिति, जिसकी संयोजक सुभाष मईम थी, काफ़ी प्रतिक्रिया हुई और वहानी में ये निर्णय लिया गया कि विदेशी पैसा लेने वालों का वहानी में प्रवेश नहीं होगा और हम लोग नहीं लेंगे विदेशी पैसा। इस तरह का एक निर्णय हुआ और शुरुआत में ये बात रही। लेकिन मैंने देखा धीरे धीरे अधिकतर लोग उस विदेशी पैसे के आकर्षण में फंस गए और वो एजेंडा पर काम करने लगे जिस एजेंडे पे अमेरिकी शासक चाहते थे। और इसी आधार पे हमने देखा कि सिविल सोसाइटी शब्द उभर के आया, नागरिक समाज शब्द उभर के आया। पहले हम समाज कहते थे कि समाज और राज्य, लेकिन अब समाज और राज्य खत्म हो गया। अब नागरिक आ गया, राज्य और नागरिक। नागरिक वो जो राज्य की नीतियों और उसका को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा, और अगर कोई विरोध है तो हल्का फुल्का विरोध व्यक्त कर देगा। तो इस तरह से टर्मिनोलॉजी भी बदल गई। तो ये जो दौर चला जिसे हम कहते हैं 80 के बाद, यानी 80 के दशक के बाद तेजी से, उसी में उनकी एक नीति के तहत एक हंटिंगटन साहब थे, उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब के तहत उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि अब विश्व में धार्मिक आधार पर युद्ध होगा, सभ्यताओं का विभाजन है और ये युद्ध होगा। उस किताब में उन्होंने निष्कर्ष दिया कि भारत में 2 राष्ट्र हैं, यानी भारत एक राष्ट्र ही नहीं है, उसमें एक हिंदू राष्ट्र है, एक मुस्लिम राष्ट्र है। और यहाँ जो हिंदू राष्ट्रवादी ताकतें इन्हें बढ़ावा देके हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और ये राष्ट्र जो है पश्चिम के साथ मिलकर अब मुसलमानों को नष्ट करेगा, क्योंकि कम्युनिस्टों से वो जीत चुके थे। उसके बाद उन्हें इस्लामिक समाज जो अपने घेरे से नहीं निकल रहा था और पूंजीवादी समाज में परिवर्तित नहीं हो पा रहा था, उन्होंने उन्हें ही आक्रमण का निशाना बनाया। और फिर हम देखते हैं कि पूरे पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों में क्या क्या हुआ, सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ। सद्दाम हुसैन बाथ पार्टी में थे, नेशनलाइजेशन करना चाहते थे, नेशनलाइजेशन किया भी उन्होंने तेल के कुओं का, और जबकि सऊदी अरब ने अपने सारे तेल के कुएं अमेरिका के हवाले कर दिए, लेकिन सद्दाम हुसैन ने नहीं करे। तो सद्दाम हुसैन को इसलिए किस तरह से मिटाया गया ये आपने देखा। तो इसी तरह से एनजीओ के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में जो कार्यकर्ता थे, जो क्रांतिकारी कार्य करना चाहते थे, उन सबको एक अच्छे जीवन स्तर का लालच देके और उसमें डुबो दिया।
आज जब दुनिया में सारी बातें एक्सपोज हो चुकी हैं, उनके एजेंडे एक्सपोज हो चुके हैं और दुनिया के उनकी लड़ाई का सेंट्रल पहलू क्या था, उनका केंद्रीकृत पहलू ये था लोकतंत्र बनाम कम्युनिज्म। कम्युनिज्म तानाशाही है और वो लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। जब उनकी इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को उन्होंने निशाना बनाया तो उनकी लड़ाई क्या हो गई, लोकतंत्र बनाम इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। तो ये लोकतंत्र लोकतंत्र चिल्लाना अति से ज़्यादा, जो लोग संपूर्ण क्रांति की बात करते थे वो संपूर्ण क्रांति की बात को बिल्कुल भूल के लोकतंत्र लोकतंत्र कर रहे हैं। तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि जेपी और गांधी किस लोकतंत्र की बात करते थे। क्या वो गाँव में जाके उस लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए तैयार हैं आज भी, या केवल ऊपर ऊपर घूम के लोकतंत्र की बात करेंगे। तो आज जब दुनिया एक नए विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है और उन विश्व शासकों को एक और ट्रम्प ने चैलेंज कर दिया, दूसरी ओर पुतिन ने चैलेंज कर दिया और एक भीषण युद्ध चल रहा है, वो कभी भी हमारी दहलीज पे भी आ सकता है। क्योंकि हमारे शासक वर्ग स्वावलंबित भारत के प्रतिनिधि नहीं है, एक स्वतंत्र भारत के प्रतिनिधि नहीं है, वही हैं जो पहले अमेरिका के एजेंडे के तहत भारत में बनाए गए। अब वो नई परिस्थिति में किसके साथ जाएंगे, क्या परिवर्तन करते हैं, ये निर्भर करेगा कि भारत जो है वो अब इन विश्व शासकों के चुंगल से निकल के एक अपनी स्वतंत्र स्वावलंबित राह बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो हर आदमी को आज तय करना है कि अगर ये चीज़ें इतनी एक्सपोज हो गई हैं कि खुलेआम इनका मटेरियल अवेलेबल है, किसको कितने पैसे दिए गए, ये लिस्ट मोदी जानना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जानना चाहते हैं, उस लिस्ट के अनुरूप कार्रवाई होगी ऐसा कह रहे हैं। लेकिन उस लिस्ट में अगर बहुत से लोग उनके समर्थक भी हैं, उन पे भी कार्रवाई होगी या नहीं, ये प्रश्न चिन्ह है। तो आज पुनः महात्मा गांधी ने जो कहा था कि भारत की आज़ादी का सवाल तब हल होगा जब यहाँ के 7 लाख गांव आज़ाद होंगे। यानी उन्होंने उसी समय समझ लिया था कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इससे भारत के गांव को आज़ाद करना पड़ेगा, असली लड़ाई है। और हमारे महान चिंतक डॉक्टर बी.डी. शर्मा भी इस पे लगातार काम करते रहे कि गांव को कैसे मुक्त करा जाए, ग्राम सभा को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए। लेकिन हम लोग अभी तक इसमें सफल नहीं हुए और अंग्रेजी राज की तरह जो छोटे मोटे अधिकारी हैं वो भारत पे किस तरह से शासन करते हैं, उसके दर्शन हमें भारत के गाँव में काम करते हुए निरंतर होते रहते हैं। तो मेरी उन सारे साथियों से अपील है कि जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, मान लो एनजीओ में गए भी और उन्होंने ये सब एजेंडे पूरे भी करे भी, वो उम्र के आखिरी पड़ाव में कम से कम अपनी युवा काल को याद करते हुए, जब वो क्रांति के लिए या संपूर्ण क्रांति के लिए या भारत में एक स्वावलंबित और स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए संघर्षरत हुए थे, क्या उस दौर की याद कर सकते हैं, उस वापसी की ओर बढ़ सकते हैं। अगर बढ़ सकते हैं तो देश में वातावरण जरूर बदलेगा। धन्यवाद।